नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर मेरे साथ जिन्हें आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल से आप सब पहचानते होंगे। नाम है संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य। और संजय सिंह करीब करीब 6 महीने तिहाड़ जेल में रहकर परसों देर शाम जेल से रिहा हुए। रिहा होते ही संजय सिंह सीधे पार्टी ऑफिस पहुंचे और पार्टी ऑफिस पहुंचकर, आम आदमी पार्टी के ऑफिस पहुंचकर संजय सिंह ने जबरदस्त भाषण दिया, करीब करीब 30 मिनट तक। और लगातार प्रधानमंत्री मोदी, उनके सत्ता, बीजेपी, सबको चुनौती दी, ललकारा और बहुत कुछ कहा। उसके बाद आज संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी संजय सिंह ने बहुत सारे आरोप सीधे सीधे प्रधानमंत्री, बीजेपी और उनकी सत्ता पर लगाए, और साथ में ये कि केजरीवाल को कैसे फंसाया गया। तो आज मैंने आग्रह किया कि संजय सिंह से बात की जाए, लेकिन हुआ ये कि हमारी बात अभी हो रही है 8:30 बजे, आप दर्शक लाइव देख रहे हैं, लेकिन दोपहर के बाद से संजय सिंह जी ने मुझे लगता है 7, 8, 10 इंटरव्यू दे दिए। और जब उनके इंटरव्यू चल रहे थे चैनलों पर, उसी बीच कुछ चैनल पर यह खबर चलने लगी बीजेपी प्रवक्ताओं के हवाले से, गौरव भाटिया के हवाले से, कि संजय सिंह ने ये इंटरव्यू देकर, चैनलों पर बात करके, भाषण देकर ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है, उन्हें केस के बारे में बोलने से मनाही थी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते वक्त कहा था ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, केस पर बात नहीं करेंगे, फिर भी संजय सिंह ये सब कर रहे हैं। तो बीजेपी की तरफ से ऐतराज भी आया, और यह भी कहा गया बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि एक आरोपी दूसरे आरोपी को क्लीन चिट दे रहा है, जबकि अभी संजय सिंह गलत बयानी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ जमानत मिली। और संजय सिंह जब जेल से छूटे तो उन्होंने कहा जेल के सारे ताले टूटेंगे, जेल से बाहर निकलेंगे, ऐसा कोई नारा दिया। तो संजय सिंह जी से पहला सवाल, चूंकि इंटरव्यू बहुत दे चुके, संजय जी ये दिन भर में ये 9वां इंटरव्यू है, 10वां इंटरव्यू है? ऐसे ही कुछ है। काफी लोगों से बातचीत हुई, बहुत सारे टीवी चैनल से, बहुत सारे। तो संजय जी ये बताइए कि लगातार आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये जो आप जेल से निकले परसों रात, करीब करीब अभी 48 घंटे हुए परसों शाम, और निकलते ही जो वहां जेल के बाहर एक गाड़ी के ऊपर आपकी तस्वीर आई, पहले गाड़ी के किसी छज्जे पर, वहां कुछ आप बोले, सीधे फिर केजरीवाल, शायद पहले आप पार्टी ऑफिस गए, उसके बाद केजरीवाल जी के घर पे गए, सुनीता केजरीवाल से मिले, उनके पैर छुआ, प्रणाम किया, फिर आप पार्टी ऑफिस आए और सीधे पार्टी ऑफिस में आकर मोदी जी को ललकारना शुरू किया। मनीष जी के घर पे गए जी। अच्छा, चलिए, मनीष जी के भी घर पे गए और मोदी को ललकारना शुरू किया और बीजेपी को लेकर बहुत हमलावर हुए। तो ये आपने क्या प्लानिंग जेल में निकलने से पहले कर ली थी? सोच लिया था कि निकलते ही बस शुरू हो जाना है, चौका छक्का लगाते हुए मोदी जी पर बरस जाना है? 6 महीने एक एक दिन, 6 महीने एक एक दिन ये सोचता रहा कि जिस दिन मौका निकले लगेगा और बाहर आऊंगा तो मुझे बेबाकी से 4 गुना ज्यादा जज्बे से, मजबूती से लड़ाई लड़ना है। कभी भी मन में एक क्षण के लिए भी निराशा नहीं आई, कभी भी ये नहीं आया कि आगे जाके 6 महीने ये तो पता नहीं था कि कब निकलेंगे। जब भी निकलेंगे तो ये जाकर उनके सामने सर झुकाएंगे, ये कभी एक क्षण के लिए भी मन में नहीं आया, बल्कि हर दिन यही आया कि खूब लड़ेंगे जाके। तो मतलब आप तय करके, जब मैं जेल से निकला तो फाटक से निकलते ही किसी गाड़ी पे चढ़ जाएंगे। हाँ, तो जेल के फाटक से, अब उसकी दास्तां बताता हूँ। तो हर दिन कुछ ना कुछ दिमाग में बनाता रहता था कि इसको ऐसे बोलूंगा, इसको ऐसे बोलूंगा। तो जब मैं जेल से बाहर निकला तो मैंने जेल के फाटक को देखा, फिर आसमान को देखा, फिर 300 कदम लगभग मुझे चल के गेट के बाहर आना पड़ा। और जब 300 कदम वो मैं चल रहा था तो मैंने उस दौरान ही फैसला किया कि अभी बाहर निकलकर पहला ही बयान मुझे वही देना है कि हम कोई जश्न मनाने नहीं जा रहे हैं, हम दूसरी जंग की शुरुआत करने जा रहे हैं, संघर्ष की शुरुआत करने जा रहे हैं। बैठेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और एक भी बात और एक भी तथ्य पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में मैंने कोई भी गलत नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, नरेंद्र मोदी जी की जो तानाशाही है, जिस तरह से वो देश को चलाना चाहते हैं, हम लोगों को डराना चाहते हैं, पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं, विपक्षी हुकूमतों को उखाड़ उखाड़ के फेंकना चाहते हैं, वही उसी के खिलाफ मैंने बोला। ये उस पर आते हैं, लेकिन मैं ये आपकी बात से लगा कि आपने एक पटकथा स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी कि जेल से निकलते ही क्या क्या करना है। पहली बात तो डायलॉग भी तैयार होगा, क्योंकि जो आपने भाषण दिया वो एकदम दिमाग में पूरी तरह से डिजाइन्ड और स्क्रिप्टेड था,
हाँ सही कह रहा हूं? मैं पहली बात तो लिख के भाषण नहीं देता, लेकिन सोचता रहता हूं, तो ये सारी बातें मेरे दिमाग में, दिल में उतर के एकदम तैयार थी कि मुझे क्या बोलना है, क्योंकि एक बहुत बुरा वक्त हमारे कार्यकर्ता देख रहे हैं। मतलब एक बहुत ही अत्याचार की पराकाष्ठा देख रहे हैं। कभी हमारे एक नेता को गिरफ्तार, फिर दूसरे नेता को गिरफ्तार, फिर पार्टी के मुखिया को ही गिरफ्तार कर लिया। तो ये एक ऐसा वक्त था जिसमें मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाना चाहिए, और मैंने उसीलिए ये सब बातें की। और अच्छा संजय सिंह जी, जब परसों रात को आप निकले, जो भी 7-8 जितने बजे भी, 8 साढ़े 8 जो भी टाइम था, उस समय तक केजरीवाल को तिहाड़ गए लगभग 48 घंटे हो गए थे। तो अरविंद केजरीवाल जो आपकी पार्टी के सुप्रीमो, दिल्ली के मुख्यमंत्री, 48 घंटे पहले पहुंच चुके थे। जिस जेल में आपने 6 महीने गुजारे, उस जेल में मनीष सिसोदिया जो आपकी पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, वो करीब करीब 13 महीने से थे। ये भी खबर आई कि जिस बैरक में सिसोदिया थे, उसी बैरक में केजरीवाल को रखा गया, कोई शिफ्ट किया गया, या आपके बैरक में रखा गया शायद? नहीं, मैं जिस बैरक में था, जिस सेल में मैं था, उसका नंबर था 25, उसका नंबर था 28, केजरीवाल जी 25 नंबर में। 25 नंबर थे, तो इसका मतलब 25 और 28 में बस 3 बैरक का फर्क था। नहीं तो नहीं, मुझे जेल, अरे अजीत अंजुम जी, मुझे अंदाजा नहीं है ना, मैं जेल गया नहीं हूँ। नहीं, अंदाजा हो जाएगा, हो सकता है। अभी तो जेल के अंदर की आप ही से सुनूंगा। 11 दिन मुझे एक कोठरी में रखा गया जेल के अंदर। सिर्फ 2 वक्त निकाला जाता था मेडिकल जांच के लिए, और जब मैं निकाला जाता था, मेरे साथ सिपाही होते थे, अनाउंस होता था, वार्ड नंबर 1, 2 और 3 के बंदी भाई अपने अपने वार्डों में बंद हो जाए। जैसे कोई आतंकवादी माफिया को ले जाया जाता है, वैसे ही लेके जाते थे, मेरा मेडिकल चेकअप कराते थे और जेल की कोठरी में रख देते थे। 24 घंटे सीसीटीवी से मेरी मॉनिटरिंग होती थी। जहां पे हम स्नान कर रहे हैं, शौच कर रहे हैं, वो तक भी सीसीटीवी के दायरे में था। 4 दिन तक मैं लड़ता रहा। मैंने कहा, ये किस नियम के तहत आप, मैं नहा रहा हूं वो भी आप कैसे देख रहे हैं? मतलब वॉशरूम में भी? वॉशरूम तक सीसीटीवी से कवर हो रहा था। धीरे धीरे कितनी मेडिकल डाइट हो, वहां पे बाकी सारे कैदी खुलते थे, मैं नहीं खुलता था। मुझे उसी बैरक के पास की जो थोड़ी सी जगह थी, उसी में रहना होता था 11 दिन तक। और उसके बाद जाके मैंने सुपरिंटेंडेंट से मुलाकात की। मैंने कहा, एक सामान्य कैदी का भी अधिकार नहीं दे रहे हैं आप? एक सामान्य कैदी को जो अधिकार है वो भी मुझे नहीं है। तो बहरहाल वो उसकी लंबी दास्तान है। फिर लेकिन ये जानना चाहेंगे, इसलिए दिन भर आपने बहुत बातें की, उस पर भी आएंगे, जो आपके मुख्य मुद्दे हैं, जो आरोप है। लेकिन जेल में कैसे 6 महीने गुजरे, ये जरा जानना चाहेंगे, क्योंकि तो हम लोगों का तजुर्बा है नहीं। आपका पहला तजुर्बा है या पहले भी जेल गए थे आप? नहीं, पहले जेल गए थे, लेकिन जब पहले यूपी के जेलों में मैं गया था, जैसे आंदोलनों में, लेकिन कभी इस तरह का बर्ताव नहीं हुआ। और ये 6 महीने का इतनी लंबी अवधि भी पहली बार हुई, वो भी सांसद होते हुए। मैं फिर भी जेल के अधिकारियों, दोबारा किया जी। मैं फिर भी जेल के अधिकारियों, वहां के कर्मचारियों का आभारी हूं, और उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगा। हो सकता है उन पर भी दबाव रहा होगा, कहीं से रहा होगा दबाव। क्या वो बातें महत्वपूर्ण नहीं है। जब हम गए ही जेल में हैं, तो यातना झेलने गए। मैं तो कोर्ट के रूम में कहा था अजीत अंजुम जी कि मैं प्रधानमंत्री की यातना का पैमाना चेक करना चाहता हूं। तो फिर शिकायत किस बात की? प्रधानमंत्री जी को जितनी यातना देनी है दे, हमें क्या फर्क पड़ता है। वो तो मुद्दा नहीं है, मैं उसको ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं मानता। लेकिन क्या मैंने जो पूछा कि चूंकि आपकी जब जेल से बाहर आप निकले जमानत पर, उससे 48 घंटे पहले अरविंद केजरीवाल तिहाड़ पहुंच गए थे। क्या तिहाड़ में आप लोगों की कोई मुलाकात? तो मुझे उनके आने से पहले, सुनिए, मुझे उनके आने से पहले दूसरी जेल में कर दिया गया, 5 नंबर जेल में। अच्छा। मैंने कहा भी इस बात को कि भाई आप एक चीज ये बताइए, दूसरे मामलों में तो सारे लोग एक साथ इसी जेल में हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? बोले साहब ऊपर से आदेश है। अच्छा, आपको शिफ्ट कर दिया गया केजरीवाल को जेल में। एफआईआर होती है, एक ही एफआईआर होती है अजीत जी,
तो उसके जो आरोपी होते हैं ज्यादातर एक ही साथ रखे जाते हैं। अच्छा, हमको तो ये हमको उठा के मनीष, दूसरी जेल में कर दिया, 5 अच्छा नंबर में कर दिया। अच्छा, तो जेल शिफ्ट किया गया, ये आप कह रहे हैं केजरीवाल जेल को शिफ्ट जेल किया में? गया, अरविंद हाँ, जी के आने से पहले मुझे उठा के जेल शिफ्ट किया गया, 5 नंबर में किया गया। तो इसका क्या मकसद रहा होगा कि आप दोनों मिले नहीं, कोई बात ना हो पाए? कोई मिले नहीं, कोई बात ना होने पाए, एक दूसरे का चेहरा ना देख पाए, एक दूसरे के साथ ना रहने पाए। और ठीक ये है, बताइए जी, मनीष सिसोदिया भी चूंकि 13 महीने से लगभग जेल में है, वो सिसोदिया से हमारी बगल मुलाकात के हुई जेल आपकी? वो हमारी बगल के जेल में थे, 1 नंबर में। तो मुलाकात हुई कभी? कभी नहीं, कि सिर्फ कोर्ट की तारीखों पे होती थी। तो अंदर में कहीं कोई गुंजाइश नहीं होती है जब बाहर आते हैं कैदी खाने के समय या अलग नहीं नहीं, वक्त पर वो जब उनका वर्जिश करते हैं? उनका जेल अलग था, हमारा जेल तो अलग उनका था, जेल दोनों नंबर की अलग? जेल अलग थी। 1 नंबर जेल उनकी थी, 2 नंबर हमारी थी। फिर बाद में 5 नंबर हमको कर दिया, और अरविंद केजरीवाल जी को 2 नंबर में कर दिया। अब हम आते हैं उस मुद्दे पर संजय सिंह जी, जो बीजेपी ने कहा कि आप ये सब इंटरव्यू देकर बात करके ये गलत बयानी कर रहे हैं और कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, उसके बाद मैं अगले सवाल आपने पर तो आता हूं जरूर जो आज कोर्ट का बीजेपी ऑर्डर ने। आपने तो जरूर कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा होगा। हाँ, उसमें क्या लिखा है हमारी शर्तों में? मैं अपने से संबंधित कोई बात नहीं बोलूंगा केस के बारे में। मैंने बोला हो तो दिखा दीजिए, भाजपा को वालों को भी दिखा दीजिए। तो मैंने अगर बोला हो, ये स्मार्ट प्ले कर रहे हैं कि अपने केस के बारे में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसी लीकर केस के बारे में केजरीवाल या सिसोदिया या बाकी मुद्दों पर बोल रहे हैं। इसमें स्मार्ट प्ले की क्या बात है? इसमें तो कोर्ट का जो आदेश है उसका मैं अक्षरशः पालन कर रहा हूँ। कोर्ट ने कहा भाई अपने से संबंधित आप कोई बात नहीं बोलेंगे। अपने से संबंधित मैंने कोई सफाई दी हो, कोई बात केस के बारे में बोली हो, आप दिखा दीजिए। चलिए अब आते हैं उन मुद्दों पर जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा संजय सिंह जी, और उसके बाद आपने परसों जब पार्टी ऑफिस से आपने एड्रेस किया तब भी कहा। तो जरा हम क्रोनोलॉजी समझना चाहते हैं फिर से, और दर्शक भी समझें जो हमारे दर्शक हैं कि वो क्रोनोलॉजी क्या है जिसमें आपको 6 महीने पहले जेल जाना पड़ा, केजरीवाल को अभी 8 दिन 9 दिन या 10 दिन जो भी हुआ हिरासत में रहे, शायद 21 या 22 को, और उसके बाद अभी जेल में है, तो 12-13 दिन उनके भी हो गए हिरासत के बाद जेल जाना पड़ा। ये सब कहते हुए कि हम बेकसूर हैं, लेकिन ईडी के अधिकारी कहते रहे कि इन सब के खिलाफ पर्याप्त सबूत है और इतने एविडेंस है जिसकी वजह से आप लोगों की जमानत तक का विरोध होता रहा, और सिसोदिया को आज तक 13 महीने बाद जमानत नहीं मिली। ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, और मैं चाहता हूं कि बहुत धैर्य से मैं अपनी एक एक करके बात कहूंगा। आपको कुछ भी लगता है तो फिर से पूछिएगा, लेकिन मैं 2-3-4 मिनट का समय चाहूंगा कि मैं एक एक बात आपके सामने रख सकूं। बोलिए। अजीत जी, 162 गवाह हैं ईडी के, 294 गवाह हैं सीबीआई के, और ये दोनों मिला के 456 गवाह हैं दोनों एजेंसियों के। दोनों एजेंसियों ने 50,000 पेज का चार्जशीट दाखिल किया है। इन दोनों एजेंसियों के 456 गवाहों में से मात्र 4 गवाहों ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है। अब उन अरविंद केजरीवाल के नाम को लेने के पीछे की कहानी एक एक करके आपको समझाता हूं, आपको पूरी हकीकत और आपके दर्शकों को समझ में आ जाएगी। एक व्यक्ति है मंगुट्टा रेड्डी, जिसने केजरीवाल का नाम लिया। दूसरा व्यक्ति है राघव रेड्डी, उसका बेटा, जिसने केजरीवाल जी का नाम लिया। शरद रेड्डी और सी अरविंद, जिसने केजरीवाल का नाम लिया। मंगुट्टा रेड्डी के घर छापा पड़ता है 16 सितंबर 2022 को। मंगुट्टा रेड्डी के बेटे को गिरफ्तार किया जाता है 10 फरवरी 2023 को। मंगुट्टा रेड्डी के बेटे से 10 फरवरी 2023 से लेकर 16 जुलाई तक 7 बयान लिए जाते हैं। उसने पहले के 6 बयान में केजरीवाल का नाम नहीं लिया, अंतिम के बयान में केजरीवाल का नाम 6 महीने की 5 महीने की जेल के बाद लिया, और 18 जुलाई की उसकी जमानत हो जाती है। पहले मंगुट्टा रेड्डी ने केजरीवाल का नाम नहीं लिया और बाद में केजरीवाल का नाम लिया, वो बरी हो जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। अब आते हैं शरद रेड्डी पे। शरद रेड्डी के घर पे छापा पड़ता है 9 नवंबर 2022 को। गिरफ्तारी होती है 10 नवंबर 2022 को। 6 महीने तक उसने 12 बयान दिए। 25 अप्रैल तक उसने 12 बयान दिए। पहले के 10 बयानों में केजरीवाल का नाम नहीं लेता है,
अंतिम के 1-2 बयानों में केजरीवाल का नाम लेता है, 25 अप्रैल के बाद उसकी जमानत हो जाती है, उसके कमर में दर्द हो जाता है, वो छूट जाता है। आपको समझना अब कुछ बाकी रह गया है। सी अरविंद का बयान आता है, मुख्यमंत्री के घर पे हमने अपने उप मुख्यमंत्री को एक कागज पकड़ाया, एक मंत्री का सेक्रेटरी उसको कागज नहीं पकड़ाएगा, और कागज पकड़ाया तो क्या पकड़ाया, और उस घोटाले में कैसे केजरीवाल शामिल है और उस कागज में क्या घोटाला था, कुछ अता पता नहीं। ये झूठे बयान तैयार कर करके एक निर्वाचित लोकप्रिय मुख्यमंत्री को, जो दिन रात दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे हैं, आपने उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। और शरद रेड्डी कौन है? जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने शराब का घोटाला किया। 10 नवंबर को शरद रेड्डी गिरफ्तार होता है। 15 नवंबर को जब वो ईडी की कस्टडी में होता है, 5 करोड़ रुपए नजराना पेशगी भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाता है, और 55 करोड़ रुपए अपनी गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक वो भारतीय जनता पार्टी को रिश्वत देता है, खुलेआम देता है। तब वो किंग पिन से किंग बन जाता है। ये केस लेकिन ये देश की जनता को पता होना चाहिए। हाँ। और आपको एक बात और बता दूं, सेक्शन 50 पीएमएलए का आप खुद भी पढ़ लीजिएगा, और सारे अपने जो भी जानकार और वकील होंगे उनको पढ़ा लीजिएगा। सेक्शन 50 क्या कहता है? सेक्शन 50 में कोई भी व्यक्ति झूठा बयान नहीं दे सकता, वरना उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो शुरू के 10 बयान में से 8 बयान बाप और बेटे के, उसको रख दिया अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में ईडी ने। इसका मतलब ऐसे बयान जिस पे भरोसा नहीं है। अंतिम के 2 बयान जो उन्होंने कोर्ट में लगाया, उस पे कहा हमें इसमें भरोसा है। 12 बयान में से 10 बयान ईडी ने रख दिया अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में शरद रेड्डी का, और 3 बयान उसको कोर्ट में लगा दिया। आप मुझे अजीत जी बताइए, सेक्शन 50 में जब झूठ बोलने का अधिकार ही नहीं है और झूठ बोलने पे कार्रवाई हो सकती है, तो पहले के बयानों पे क्या कार्रवाई हुई? और वो तो छिपा लिया था। ये तो धन्यवाद दूंगा लोअर कोर्ट को, धन्यवाद दूंगा हमने अपने वकीलों को कि उन्होंने कोर्ट में अर्जी लगाई कि साहब हमसे संबंधित बहुत सारे कागजात ईडी छिपा रही है, हमें उसको देखने की इजाजत दी जाए। और वकीलों को इजाजत माननीय न्यायालय ने दिया। जब वो जाकर उन्होंने कागज देखा, उनके होश उड़ गए कि यहाँ तो केजरीवाल का नाम ही नहीं है शुरुआती बयानों में। ये है केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश का सच। अब मैंने अपनी बात कह ली, आप बताइए। नहीं, लेकिन संजय जी ये बात लगातार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सारी बात कही, राघव मंगूटा से लेकर और शरद रेड्डी। राघव मंगूटा का तो एक तस्वीर आपने खूबसूरत वाली देखी ही नहीं। ये है राघव मंगूटा प्रधानमंत्री जी के साथ। नहीं, ये उसके पिता हैं। चलिए, हाँ, मंगूटा रेड्डी। ये मंगूटा रेड्डी, सॉरी, राघव रेड्डी नहीं, मंगूटा रेड्डी। अभी चुनाव लड़ रहे हैं ये टीडीपी से, तो चुनाव लड़ रहे हैं। एमपी पहले भी रहे हैं, तो ठीक है, प्रधानमंत्री से मिले होंगे। ये तस्वीर शायद 2020 की है, शराब घोटाले की पहले की तस्वीर है। अरे तो भाई, शराब घोटाले की पहले की है, तो शराब घोटाले के बाद क्यों प्रधानमंत्री की फोटो लगा के वो वोट मांग रहा है? एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं वो। अरे तो मोदी जी को कहना चाहिए कि भाई आप ऐसे आदमी को क्यों टिकट दे रहे हैं जो शराब घोटाले में आरोपी है, अलायंस में है इनके, इसका विरोध करें मोदी जी। अगर रैली होगी इसके लिए प्रचार करने भी जाएंगे प्रधानमंत्री जी। देखिए, तो ये सब तस्वीरें दिखाकर अब क्या साबित करना चाहते हैं? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि बीजेपी ने शराब घोटाला कर दिया। भाई, सरकार आपकी, शराब नीति बनाई आपकी सरकार ने, अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया सरकार में शीर्ष पर बैठे, और उसके बाद सारे फैसले, सारी फाइलें सरकार की तरफ से चली। भैया, नीति बनाने में घोटाला हुआ ही नहीं। घोटाला हुआ ईडी की जांच के बाद। मनी ट्रेल सामने है, 55 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को। किससे? किंगपिन से। कौन है? शरद रेड्डी। किसने लिखा किंगपिन? ईडी ने। उसमें संजय सिंह की कोई भूमिका थोड़ी है। ये तो खुले किताब की तरह आपके सामने है। बॉन्ड अलग चीज है, वो तो इलेक्टोरल बॉन्ड है। शरद रेड्डी की कंपनी जो अरविंदो फार्मा ने दिया 3 या 4 किस्तों में, लेकिन उसको आप शराब घोटाला नहीं कह सकते ना। शराब घोटाला तो वो हुआ, शराब घोटाले का आरोपी जब पकड़ा गया अजीत अंजुम जी,
शराब घोटाले का आरोपी जब पकड़ा गया, ईडी की कस्टडी में है, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, बीजेपी जान रही है ये किंग पिन है, उससे 55 करोड़ रुपए की रिश्वत बीजेपी ने कैसे ले ली? कैसे ले ली? बॉन्ड लिया भाई, बॉन्ड में बहुतों को बहुतों ने दिया, और अरविंदो फार्मा ने भी, और भी बाकी लोगों को बाकी। और आप कह रहे हैं कि बीजेपी इतनी भोला बालक पार्टी है कि उसको 55 करोड़ रुपए ऐसे ही मिल गए, उसको पता नहीं चला? आप ये कहना चाहते हैं? नहीं तो आप क्या कहना चाहते हैं? पार्टी है, बॉन्ड लिया इसलिए उसको ये भोला बालक पार्टी है, निकाल दिया, या जेल जिन लोगों ने अजीत जी, जिन लोगों ने बीजेपी को चंदा दिया, 3.8 लाख करोड़ रुपए का ठेका पाया चंदा देने के बाद, ये भोला बालक पार्टी है। जिन पे ईडी का छापा, आईटी का छापा, सीबीआई का छापा, उसके तुरंत बाद वो बीजेपी को चंदा दे रहे हैं। ये रामायण का श्लोक पढ़ के हो रहा है, रामचरितमानस का जाप करके हो रहा है। इतनी समझ हम लोगों को नहीं है, हम बच्चे हैं। ये उगाही की गई है, गुंडा टैक्स वसूला गया है, हफ्ता वसूली की गई है, इसमें ईडी सीबीआई का इस्तेमाल हुआ है। नहीं, उधर तो मान लीजिए आप कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को उगाही की गई, हफ्ता वसूली, गुंडा टैक्स, लेकिन वो जो ईडी के अधिकारी कह रहे हैं कि 100 करोड़ लिया गया, जिसमें 50 करोड़ या उससे ज्यादा या थोड़े कम गोवा में खर्च किया गया, इसमें नहीं मिल रहा है, उसके साक्ष्य हैं हमारे की गया, और ये ईडी दलील दे रही है। सर उसके साक्ष्य है ना सामने। हाँ, उसके साक्ष्य है ना, 55 करोड़ रुपए दिया, ये तो साक्ष्य है, ये तो झूठ नहीं बोल रहा हूं ना। हमारे किसी मामले में साक्ष्य कहाँ है, पैसा कहाँ है? सब केजरीवाल जी के खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ क्या रिकवरी हुई? सारे पैसे को एडजस्टमेंट चुनाव से लेकर इधर उधर कर दिया। तो हम भी कह दे रहे हैं 50 करोड़ रुपए रिश्वत हमने मोदी जी को दी थी, उन्होंने अपने चुनाव में खर्चा कर दिया, बुला कर पूछताछ कीजिए। अरे बयान ही तो देना है, क्या इसमें क्या दिक्कत है अजीत अंजुम जी? हमने 10 लोगों से पैसा इकट्ठा करके हमने 10 लोगों से पैसा इकट्ठा करके 10 करोड़ रुपए अमित शाह जी को दिया था। अमित शाह जी ने अपने चुनाव में भाजपा के प्रचार में खर्चा कर दिया। चलिए पूछताछ करिए। अरे ऐसे नहीं है, नहीं, जब झूठी बोलना है, नहीं, जब झूठी बोलना है तो कुछ भी बोलिए भाई। खाली इसमें ये जानना चाहता हूं, देखिए दर्शक भी जानना चाहता है भाई, आप सबके नाम ले रहे हैं, शरद रेड्डी और राघव मंगूटा और मंगूटा रेड्डी, दूसरे लोग जो और 2-3 गवाह हैं उनके नाम ले रहे हैं, आप विजय नायर का नाम नहीं ले रहे। जिस विजय नायर के लिए कहा गया कि अरविंद केजरीवाल के करीबी थे, एक्सेस सीधे चीफ मिनिस्टर तक था, बीजेपी कर रही है लगातार। विजय नायर के बारे में कहा गया कैलाश गहलोत जो मंत्री है उनके घर में रहते थे, अरविंद केजरीवाल के घर से बहुत नजदीकी थी, वो मिलना जुलना था। विजय नायर ही एक बीच में साउथ लॉबी और दिल्ली सरकार के बीच एक सूत्र और कड़ी का काम कर रहा था, आप उसका नाम नहीं ले रहे हैं। ये वो एक कहानियां है ना, ये जो बीजेपी और ईडी का कहना है। मैं कह रहा हूं ये इस तरह की तमाम काल्पनिक कहानियां, उसका कितना विस्तार से बताऊं? विजय नायर पे भी क्या साबित हुआ है अब तक, आप बताइए ना। 2 साल के लगभग हो गया विजय नायर जेल में है, कुछ साबित हुआ हो तो बता दीजिए भाई। 2 साल में आपने एक व्यक्ति को रखा हुआ है अंदर जेल में, अंडर ट्रायल है वो, उसकी ट्रायल खत्म करके सबूत दिखा के आपने उसको दोषी साबित किया? आप बताइए ना। नहीं तो उसमें ट्रायल होगा ना भाई, वो ट्रायल आप करते रहिए, साल चलता है, ट्रायल आप करते रहिए, वो निर्दोष है, ट्रायल आप करते रहिए, 10 साल करिए ट्रायल। मैं ये समझना चाह रहा हूं, मैं समझना चाह रहा हूँ निर्दोष है ये। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यही होता है ना कि दोषी को साबित करना पड़ता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसमें मैक्सिमम सजा 3 से 7 साल है। ईडी कह रही है हम 20 साल तक आपकी जांच करेंगे, आप 20 साल जेल में रहिए, हम 20 साल जांच करेंगे, हमारे पास 50,000 पन्ना है, हम एक चीज की जांच करेंगे, चलिए 20 साल रहिए जेल में आप। हम कह रहे हैं भैया इसमें 3 से 7 साल तो मैक्सिमम सजा ही है, तो कह रहे भाई हमें तो लगेगा 20 साल। क्या हो रहा है इस देश में, ये क्या हो रहा है भाई? आप ट्रायल कीजिए ना। विजय नायर पे आप अभी तक कुछ साबित कर नहीं पाए, दोषी सिद्ध कर नहीं पाए, आप ट्रायल करिए, उनको बेल दीजिए, बाहर करिए। लेकिन ईडी का तो अधिकारी जो दलील दे रहे हैं, फिर वही बात जो बार बार आपसे पूछा गया होगा, 1 मिनट, कि भाई ये अगर इतना ही आसान है कि इसमें कुछ नहीं है, तो फिर
13 महीने हो गए, मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली, 6 महीने बाद आपको जमानत मिली। केजरीवाल 9 सम्मन के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी तरफ से यह अपील की गई थी कि गिरफ्तारी ना हो, यह अगर सुनिश्चित हो तब वो सम्मन फेस करेंगे, उससे उनको रिलीफ नहीं मिला और उसके बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। तो ईडी के पास क्या ऐसा है सिसोदिया, माफ करें संजय सिंह जी, जो सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट भी आपको राहत आप लोगों को उस तरह से नहीं मिल रही है जहां से? देखिए, ये पीएमएलए कानून की जटिलता है। और अजीत अंजुम जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपा करके कुछ एक सीरीज चलाइए जेल के ऊपर। 80% अंडर ट्रायल है जेलों में, 80%। 10-10 साल से उनका ट्रायल चल रहा है, विचाराधीन कैदी है 10 साल से, उनको बेल नहीं मिली। और 10 साल के बाद जब वो बरी होते हैं तो उनकी जिंदगी का 10 साल कौन लौटाएगा? 90% दिव्यांग व्यक्ति जीएन साई बाबा, 10 साल के बाद उसको राहत मिली, जो खुद से सोच भी नहीं कर सकता था, उठ भी नहीं सकता था, बैठ भी नहीं सकता था। उसकी जिंदगी का 10 साल जो हराम हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज मनीष सिसोदिया कल को निर्दोष साबित होंगे। उन्होंने जो अपने जीवन के 1.5-2 साल जेल में बिताए, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? कोई है जिम्मेदारी, जवाबदेही किसी की? आपने मनगढ़ंत मुकदमे, फर्जी मुकदमे बना बना के एक आदमी को जेल में डाल दिया और उसके बाद में वो बरी हो जाता है। आप मुस्कुरा के हैं, तो अभी कल तक कह रहे थे बेल नहीं हो रही, बेल नहीं हो रही, अब कहते हैं अरे बेल ही तो हुई है संजय सिंह की। चित भी मेरी, पट भी मेरी, ऐसे भी मारेंगे, बंदूक भी चलाएंगे। हम तो सोच रहे हैं कि अगला घोटाला कहेंगे हंसी घोटाला है। भाजपा वाले कहेंगे, आम आदमी पार्टी वाले 15 मिनट हंसने को आता है तो 18 मिनट हंसे। नहीं, लेकिन फिर एक सवाल है ना संजय सिंह की कोई सीमा नहीं है ना। आप देश की प्राइम जांच एजेंसी हो ना, आप देश की प्राइम जांच एजेंसी हो। आपको 2-2 साल हो गए, आपकी जांच पूरी नहीं हो रही है, ट्रायल नहीं शुरू हो रहा है, सच जो रहता है उसको आप छिपा लेते हो। कोर्ट में हम एप्लीकेशन लगाते हैं तो सच्चाई आपकी पता लगती है। जब आप पूरा तथ्य, पूरा सच जब आप सामने नहीं रखेंगे कोर्ट के, कोर्ट कैसे फैसला देगी बताइए? मैंने बताया तो ये सारे बयान अब पता चले, अभी 207 की जब एप्लीकेशन लगाई तब हमारे वकीलों को पता चला है ये सारे बयान। मतलब ये बयान जो उन्होंने दिए 7 बार शरद रेड्डी ने या राघव रेड्डी ने, ये बयान कोर्ट की फाइलों में नहीं है भाई, कोर्ट में तो होगा नहीं ना। नहीं है सर, यही तो मैं आपको आपने फिर यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो बयान हमारे, मैं फिर समझा देता हूं सर, जो बयान खिलाफ में लोगों ने 6-6, 5-5 महीने जेल में रख के लिए इन लोगों से, शरद रेड्डी और राघव रेड्डी से, वही बयान कोर्ट में लगाए। बाकी सब बयान अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट, यानी ऐसा बयान जिसपे ईडी को भरोसा नहीं है, उसको छिपा लिया। ईडी का दफ्तर कोई म्यूजियम है क्या पन्ना रखने का? भैया, आप कोई कागज हमारे खिलाफ इकट्ठा कर रहे हैं तो हमें दोषी साबित करने के लिए कर रहे हैं ना। और साबित कौन करेगा दोषी? कहां साबित होंगे हम? कोर्ट में होंगे ना। तो हमसे जुड़े हुए जितने कागज हैं, पन्ने हैं, साक्ष्य हैं, वो आप रख दीजिए कोर्ट के सामने। कोर्ट को फैसला लेने दीजिए कि इसमें कौन सा सच है, कौन सा झूठ है। तो फिर इसका एक काउंटर सवाल है कि कोर्ट को फैसला लेने दीजिए, पहले आप लोग एक दूसरे को क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं भाई? क्या वजह है कि 13 महीने से सिसोदिया को जमानत नहीं मिली? क्या वजह है कि 6 महीने बाद आपको जमानत मिली? सुप्रीम कोर्ट तक में अपीलें हुई, तो भाई कुछ तो ऐसा होगा कि सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा होगा। कानूनी प्रक्रियाओं में कई बार समय लग जाता है। पीएमएलए के कानून में ऐसी जटिलताएं हैं, मैं तो कह रहा हूं आपके सामने ना, उसमें समय लग जाता है। और मैंने आपको तो एक उदाहरण भी दिया ना, जीएन साई बाबा को 10 साल के बाद निर्दोष साबित किया गया ना। 10 साल के बाद ना, उनकी जिंदगी का 10 साल कौन लौटाएगा बताइए ना, मुझे जवाब दीजिए। और इस देश में कानूनी प्रक्रियाओं में जटिलताएं हैं। लोअर कोर्ट का फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बदल देती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट बदल देती है, हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट बदलती है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ी बेंच बदल देती है, बड़ी बेंच का फैसला 5 जजों का दिल्ली के हक में आएगा तो हमारे मोदी जी बदल देते हैं संसद में। है, चलता है।
अब ये बताइए संजय सिंह, चूंकि आप केस के बारे में लगातार कई चैनल पर भी बता रहे हैं, बता चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी, उसको भी हमने लाइव दिखाया, इसलिए अब थोड़ा उससे बाहर निकलते हैं क्योंकि वो चीजें रिपीट हो रही है। जैसे आतिशी ने कह दिया कि अब गिरफ्तारी हमारी, सौरभ भारद्वाज की, राघव चड्ढा की हो सकती है, तो क्या ऐसा भी अंदेशा है आम आदमी पार्टी के लोगों को कि और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, ये करने को कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं भगत सिंह की 2 लाइनों से अपनी बात को खत्म करूंगा कि उन्हें ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। जफा का मतलब होता है अत्याचार। उन्हें ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, और हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। तो लेकिन हमें चिंता नहीं है, लड़ रहे हैं, इनसे लड़ेंगे। राघव चड्ढा चले गए लंदन, लोग कह रहे हैं कि अंदेशा हुआ कि कहीं वो शिकंजे में ना आ जाए, इसलिए पहले ही चले गए विदेश, ऐसा लोग कह रहे हैं बीजेपी वाले। अभी हम सब पार्टी के लोग मिलके लड़ रहे हैं, और बीजेपी वाले क्या कहते हैं उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। जिनके पुरखे राघव चड्ढा आजादी, क्यों चले गए विदेश? अरे जिनके पुरखों ने आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों का साथ निभाया, अब उनसे हमें कुछ नहीं सीखना है। लेकिन राघव चड्ढा क्यों चले गए? राघव चड्ढा एक अहम किरदार हैं केजरीवाल के साथ, जो 4-5 लोग हैं उनमें से, तो ऐसे मौके पर उनको दिल्ली में रहना चाहिए, इसलिए बीजेपी वाले कह रहे हैं राघव चड्ढा पहले से गायब हो गए। अब बीजेपी वालों के हिसाब से हम अपनी पार्टी थोड़ी चलाएंगे। तो आप बताइए ना क्यों चले गए, कोई है जानकारी? मैं तो अभी परसों ही आया हूँ, अभी तक उनका फोन नहीं है, बात नहीं हुई राघव चड्ढा से, 48 घंटे हो गए। एक परसों सुबह 6 जब आया हूं, उस दिन सुबह 6 बजे सोया। कल आज जब मैं कल पूरी रात जगा हूं, 6:30 बजे सोया। सुबह 10 बजे से लगातार कार्यक्रमों में हूं, तो हम अपने काम पे लगे हुए हैं। आपकी पार्टी के सांसद हैं, उनसे फोन पर भी 48 घंटे में बात नहीं हुई, 10-12 घंटे तो इंटरव्यू के हो गए, तो कुछ तो है जिसकी खबरदारी है। आने के बाद एक फोन बधाई के लिए उसका खुद आया था, बात हुई। ऐसे कोई भाग थोड़ी, आप मतलब आप भाजपाइयों के शब्द पकड़े हुए हैं, भाग गए भाग गए भाग गए। अब इसका कोई भाग गए वर्ड नहीं कर रहा हूं, बीजेपी वाले कह रहे हैं भाग गए, बीजेपी वाले कह रहे हैं, इसलिए आपको पूछ रहा हूं। बीजेपी वालों को कहने दीजिए, उनके पुरखे यही सब करते रहे। अब एक सवाल संजय जी, देखिए आपने भगत सिंह का जिक्र किया, अब सुनीता केजरीवाल की तस्वीर आ रही है जिसमें वो प्रेस के सामने एड्रेस कर रही है, जिसमें एक तरफ भगत सिंह, एक तरफ अंबेडकर, बीच में केजरीवाल सलाखों के पीछे की तस्वीर लगाकर। तो लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल जेल में है, पहले तो एक नैतिकता के आधार पर, मर्यादा के आधार पर, न्यूनतम शुचिता के आधार पर जब जेल चले गए, उसके पहले हिरासत में रहे लगभग 8 दिन 9 दिन जो भी है, तो कम से कम इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन अड़े हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। और सुनीता केजरीवाल उन्हीं की कुर्सी पर उनकी फोटो पीछे लगाकर, भगत सिंह और अंबेडकर की फोटो लगाकर उसके बाद उनका संदेश पढ़ रही है, ऐसा फिर बीजेपी वाले कह रहे हैं। अजीत जी, सुचिता, नैतिकता, इसकी बातें जब भाजपाई करते हैं ना, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जब भाजपाइये बोलते हैं, तो मुझे लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। मैं हकीकत बता रहा हूं आपको। अजीत पवार को शामिल करने वाली पार्टी, 70,000 के घोटालेबाज को शामिल करने वाली पार्टी, 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाकर उसको शामिल करने वाली पार्टी, हसन मुशर्रफ को, छगन भुजबल को, जनार्दन रेड्डी को, शुभेंदु अधिकारी को, हेमंत विश्व शर्मा को, मुकुल राय को, नारायण राणे को, प्रफुल्ल पटेल को शामिल करने वाली पार्टी हमसे सवाल पूछ रही है। नैतिकता, नैतिकता शब्द का अर्थ भी मालूम है भाजपाइयों को। इनकी नैतिकता यह है, विपक्ष को खत्म करो, भ्रष्टाचारियों को गले लगाओ। भाजपा हिंदुस्तान की धरती पर आजादी के बाद से लेके सबसे भ्रष्टतम पार्टी है। भ्रष्टतम इन्वर्टेड कामा में बोल रहा हूं, भ्रष्टतम। 15 लाख करोड़ रुपए की इन लोगों ने पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया। 15 लाख करोड़, जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे आप। हमसे तो 5% और 7% और 12% पूछते हैं। 15 लाख करोड़, हजारों करोड़ लेके 3,08,000 करोड़ का ठेका दिया भाजपाइयों ने। एक ही व्यक्ति के नाम सेल, कोल, स्टील, बिजली, पानी, सड़क सब नीलाम कर दिया हिंदुस्तान। एयरपोर्ट भूल गए, 6-7 एयरपोर्ट।
आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ, और देश के 82 करोड़ लोगों को कहा 5 किलो राशन में खुश रहिए। आप उस पार्टी की बात कर रहे हैं। अच्छा चलिए उस पार्टी की बात नहीं करते हैं, चलिए उनका आप कहेंगे कि विपक्ष में हैं आप या गैर बीजेपी हैं तो बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है आप लोगों के लिए, आप लोग तो नैतिकता, मर्यादा, शुचिता, अलग तरह की राजनीति के लिए आए थे ना संजय सिंह जी, तो आप लोगों की तो जिम्मेदारी बनती है कि भाई आप तो पहले दिल्ली में जब धरना प्रदर्शन अन्ना आंदोलन चल रहा था तब तो 150 सांसदों को चोर और मंत्रियों को चोर बोलकर सबको इस्तीफे की बात करते थे, शीला दीक्षित को जेल भेजने की बात करते थे, सारे मंत्री, अभी 1 दर्जन नाम गिना सकता हूं जो आपके पक्ष में रामलीला मैदान में खड़े थे उस 31 मार्च को केजरीवाल और आपकी गिरफ्तारी के खिलाफ, उनमें से जो मंच पर खड़े थे उनमें से भी 1 दर्जन को आप जेल भेजने के लिए उसी रामलीला मैदान में, सवाल पूछा है आपने, बहुत ही अच्छा रामलीला मैदान में, उसी रामलीला मैदान में आप लोगों ने अनशन धरना उन्हीं लोगों को जेल भेजने के लिए किया था। सवाल आपके बचाव में 31 मार्च को वहां रामलीला मैदान में थे। आपका सवाल सुन लिया मैंने अजीत अंजुम जी। आज एक ऐसा संवैधानिक और लोकतांत्रिक संकट खड़ा कर दिया है इस देश के लोकतंत्र पर प्रधानमंत्री जी ने कि सबको लामबंद होने की आवश्यकता है, एक एक व्यक्ति को, नहीं तो विपक्ष बचेगा ही नहीं, साफ कर देंगे पूरे देश से। ये परिस्थिति है आज की, एक एक पार्टी को चुन चुन के खत्म कर रहे हैं। और मैंने तो आपको बता दिया ना, जो हमारे समर्थन के बयान उसको छिपाकर दबाव बनाकर हमारे खिलाफ लिए गए बयान, यानी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ लिए गए बयान को आधार बनाकर आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं। तो ये तो आज भी प्रधानमंत्री ने कल को आप 2 फर्जी मुकदमा करेंगे, भगवंत मान पे 2 करेंगे, स्टालिन पे, फिर विजयन पे, फिर ममता बनर्जी पे, फिर रेवंत रेड्डी पे, फिर सिद्धारमैया पे, तो सारा विपक्ष आप खत्म कर देंगे, कह देंगे इस्तीफा दो, चलो यही तो करना है आपको। नहीं, प्रधानमंत्री ने आज भी चुरू में भाषण दिया, कहा सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ रहे हैं। देखिए, सिर्फ एक नारे पर मुझे पूरा भरोसा है, वो कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, एक एक भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, इसकी गारंटी है। पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, एक एक भ्रष्टाचारी को भाजपा में शामिल करूंगा, इसकी गारंटी है। यही गारंटी है मोदी जी। छोड़िए इन लोगों की क्या बात कर रहे हैं। नहीं, फिर आपकी बात करते हैं। चलिए, आपने कहा कि पार्टी, हाँ चलिए बीजेपी की बात नहीं करते हैं, लेकिन वही सवाल फिर संजय जी, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं और कह रहे हैं, कुछ जर्नलिस्ट भी हैं, मैं तो आशुतोष का नाम लूंगा, सत्य हिंदी के एडिटर, उनको देखा अभी कल परसों किसी चैनल पर, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई नैतिकता का मानदंड अपने लिए तो रखते कि जब जेल गए तो इस्तीफा दे देते, जिसको संजय सिंह को बना दे, आपने क्या कभी जेल से बाहर आ गया, आप ही को बना दे, सौरभ भारद्वाज को बना दे, आतिशी को बना दे। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी के नाम पर वोट दिया है, उनको अपना मुख्यमंत्री बनाया है। जेल गए मुख्यमंत्री के लिए वोट नहीं दिया था, तब मुख्यमंत्री ऐसे नहीं गए हैं जेल, ऐसे नहीं गए हैं जेल, उनको जेल जबरन भेजा गया है, साजिश के तहत भेजा गया है, झूठे मुकदमे बना के भेजा गया है, इसलिए जेल उनको तो भेजा गया साजिश के तहत। तो आप ये बीजेपी हमारे खिलाफ साजिश करे, हम इस्तीफा दे दें, और अजय मिश्रा का लड़का 4 किसान को कुचल के मार दे, फिर भी वो देश का गृह राज्य मंत्री रहे। मणिपुर 1 साल तक जलता रहे, एक फौजी की पत्नी को निवस्त करके घुमाया जाए, हिंसा हो, दरिंदगी हो, और ऐसे मुख्यमंत्री को माला पहना के कंधे पे बिठा के भाजपाई नाचे, उसका इस्तीफा नहीं होगा। हमारी पहलवान बेटियां सड़क पे घसीटी जाएंगी, मारे जाएंगी, उनको न्याय नहीं मिलेगा, उसमें प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे हम इस्तीफा दे दें, हम फांसी पे चढ़ जाएं। तो ये जो बातें हैं अजीत अंजुम जी, सुन के इतना अंदर से ऐसा लगता है कि आज जो है देश के राजनीति के जो माफिया हैं, गुंडे हैं, मैं इनको कहूंगा, ये इस पर उतारू हो गए कि सारी पार्टियां खत्म करो किसी भी तरीके से। ये तो केजरीवाल, हेमंत सोरेन से शुरुआत की, केजरीवाल पे पहुंच गए। अगर केजरीवाल पर इनको नहीं रोका गया, मेरी बात को इन्वर्टेड कामा में मैं बोल रहा हूं, लिख कर रख लीजिएगा अजीत अंजुम जी, विपक्ष की कोई सरकार हिंदुस्तान में नहीं बचेगी। इसलिए केजरीवाल के मुद्दे पे इन्हें रोकना पड़ेगा।
आप हेमंत सोरेन का जिक्र किया, मैंने वही सवाल पूछने वाला था कि भाई हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी जब होने वाली थी, उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया सलाखों के पीछे जाने से, और उसके बाद तय विधायकों ने अपना चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री चुन लिया। तो कम से कम उन्होंने ये तो मर्यादा दिखाई कि ये जेल में नहीं अड़े रहे कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, जैसे केजरीवाल का। रणनीतिक रूप से वो उस वक्त फैसला नहीं ले पाए होंगे। तो ये आप लोगों का रणनीतिक फैसला है। अच्छे रणनीतिकार हैं, भाजपा अच्छे रणनीतिकार हैं, वो सफल रहे हेमंत सोरेन को जेल भेजने में। तो जेल से कैसे सरकार चलेगी? चलती है जेल से तो सुब्रतो राय सहारा, इंटरनेट, फोन, ऑफिस, मीटिंग सब करते थे। अरे सुब्रतो राय सहारा तो जनता को लूट के उसके बाद कितना पैसा गबन कर गए, खा गए, 3 साल जेल में रहे, वो अलग कहानी। ऐसे भी व्यक्ति को काफी मिला है हिंदुस्तान की जेल में, तो एक निर्वाचित 2 करोड़ के मुख्यमंत्री को तो मिल ही जाना चाहिए था अब तक। तो केजरीवाल के आप ही ने मेरी बात का जवाब दे दिया। नहीं तो केजरीवाल के जब चंद्रा ब्रदर्स और सुब्रतो राय सहारा को मिल सकता है, तो 2 करोड़ लोगों से निर्वाचित मुख्यमंत्री को क्यों नहीं मिल सकता? और तो मैं तो खुद जेल में रहा हूं। मैंने उपराष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है, जेल से अटेस्ट होके गई है। मेरी गोपनीय चिट्ठी जानी थी, कोर्ट ने ऑर्डर किया इनका गोपनीय चिट्ठी भेजिए, कोई देखेगा नहीं। स्टैंडिंग कमेटी के सामने मुझे जाना था, बोले गोपनीय रहता है, सारी पत्राचार इनको भेजिए जब जब स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट की इनको बुलाए। ऐसे ही जो काम होंगे दिल्ली के, कोर्ट उस पर आदेश करेगी। तो आप लोगों ने तय कर लिया है कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, और अगर दिल्ली की सरकार, एक मिनट सुन लीजिए, दिल्ली की सरकार अगर लॉलेसनेस या हेडलेस होने की वजह से बर्खास्त करने का फैसला, रिकमेंडेशन अगर एलजी कर देते हैं और राष्ट्रपति मान लेती हैं, ऐसे कैसे अजीत अंजुम जी बर्खास्त कर देंगे? भारत संविधान के हिसाब से चलेगा ना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत का संविधान बनाया ना, किसी विनय सक्सेना जी ने तो बनाया नहीं है। तो अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया था, तो अंबेडकर जी को कहां पता था कि जेल में मुख्यमंत्री रहेगा, कहेगा हम सरकार चलाएंगे? अंबेडकर जी को तो संविधान में तो रखा नहीं था। अंबेडकर जी को लेकिन अंबेडकर जी को यह पता था कि नरेंद्र मोदी जैसा एक तानाशाह हिंदुस्तान में कभी आ सकता है, इसीलिए उन्होंने नहीं लिखा था। हाँ, ये बात भी आप सही कर रहे हैं, उनको नहीं पता होगा, ये बात तो सही कर, लेकिन उनको ये पता रहा होगा कि ऐसा एक तानाशाह आ सकता है जो कभी एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को बिना किसी आरोप के, बिना किसी सबूत, बिना किसी आरोप नहीं के, आरोप तो है ही, अब वो आरोप है बिना किसी सबूत के, बिना किसी सबूत वाली बात आप कर सकते, आरोप थे। अब चूंकि अब 1-2 सवाल और है संजय जी, सवाल ये उठता, ठीक है आप अंबेडकर साहब और भगत सिंह की तस्वीर लगाकर सुनीता केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। बताइए, आप क्यों नहीं तो अपनी तस्वीर भगत सिंह, आप अगर भगत सिंह जी के साथ अपनी तस्वीर लगा लेंगे तो उससे आपको अच्छी अनुभूति नहीं होगी क्या? ये कौन सी बात? अरे मैं भगत सिंह पे डॉक्यूमेंट्री बना चुका हूँ, भगत सिंह पे डॉक्यूमेंट्री बना चुका हूँ, भगत सिंह का मुरीद हूँ मैं। कॉलेज डेज में भगत सिंह को पूरा पढ़ा है मैंने, भगत सिंह जेल में क्या पढ़ते थे वो भी पढ़ा है, लेकिन मैं अपनी तुलना भगत सिंह से करके मैं धूल बराबर भी नहीं हूँ। तो मैं कर रहा है, अरे भाई तुलना करना और प्रेरणा लेना एक, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हम प्रभु श्री राम से प्रेरणा ले सकते हैं, हम भगवान कृष्ण से प्रेरणा ले सकते हैं, उनके आदर्शों से प्रेरणा ले सकते हैं, उनकी मर्यादा से प्रेरणा ले सकते हैं। हम भगवान, ये सही, एक मिनट, आपने कहा भगवान श्री राम की मर्यादा से प्रेरणा ले सकते हैं। मर्यादा बहुत बड़ा शब्द है, तो मर्यादा इस देश में, माफ करिए थोड़ा कटु सवाल पूछ रहा हूं, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, माफ करिए रेल मंत्री थे इस देश में, प्रधानमंत्री बनने से पहले एक रेल हादसे पर इस्तीफा दिया। हवाला कांड में जैन डायरी में नाम आया तो शरद यादव से लेकर अडवाणी तक ने इस्तीफा दिया। डिसप्रोपोर्शनेट एसेट नहीं, किसी चीज में ऐसे सोनिया गांधी का नाम आया, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो ये इस देश में ऐसी बहुत सारी मिसालें, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सोनिया गांधी की केस में ऐसी मिसालें समय समय पर दी गई है, तो कम से कम मिसाल तो रखें कि चलिए हमने इस्तीफा दे दिया। यह लगता है कि तो आज परिस्थितियां बदल गई हैं, ये अकेले केजरीवाल को ही बचाने की लड़ाई नहीं है, भी समझ लीजिए आप, ये देश की सभी विपक्षी सरकारों को बचाने की कोशिश भी है। अजीत अंजुम जी, एक बार केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया ना, मेरी बात को फिर मैं दोहराना पड़ रहा है मुझे, लिख के रख लीजिए, एक भी विपक्षी सरकार का मुख्यमंत्री बचेगा नहीं, और उनकी पार्टी बचेगी नहीं, और उनके विधायक बचेंगे नहीं।
अच्छा ये बताओ, आप ये बार बार तानाशाह कर रहे हो मोदी जी को, आज आपने सुबह भी कहा पीएम मोदी को लगातार, और तानाशाह लगातार कर रहे हैं। उनकी तानाशाही के कुछ सबूत बताइए जिसके आधार पर लगे कि तानाशाह बहुत बड़ा वर्ड है, डिक्टेटर। और डिक्टेटर जब बोलते हैं तो ईदी अमीन और हिटलर और मुसोलिनी और उनके चेहरे जहन में आते हैं, और ये कभी वो नॉर्थ कोरिया वाला है किम जोंग उन। तो तानाशाह क्या करता है? अरुणाचल की निर्वाचित सरकार को गिराना, उत्तराखंड की निर्वाचित सरकार को गिराना, कर्नाटक की निर्वाचित सरकार को गिराना, मध्य प्रदेश की निर्वाचित सरकार को गिराना, गोवा में जोड़ तोड़ करके सरकार बनाना, महाराष्ट्र में निर्वाचित सरकार को गिराना, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को गिराना। तानाशाह और करता क्या है? और क्या करता है बताइए? और क्या काम होता है? फर्जी मुकदमा लगा लगा के लोगों को जेल में भेजना, डराना, धमकाना, बंदर घुड़की देना, तो यही करते हैं ये, इसलिए इनको कहते हैं कि तानाशाह है। तो लड़ेंगे कैसे अब वक्त बहुत कम है। आखिरी सवाल, अब वक्त चुनाव में संजय सिंह जी बहुत कम है, पहले दौर के चुनाव में, हालांकि दिल्ली में चुनाव में कुछ हफ्ते बाकी हैं, लेकिन वक्त बहुत कम है। आपकी लीडरशिप, जो मुख्य लीडरशिप है, वो जेल में है, और उसके बाद आप जमानत पर है, और उसके बाद कुछ लोग डरे हुए गिरफ्तारी को लेकर। राघव चड्ढा विदेश में, पता नहीं आएंगे कि नहीं चुनाव तक। डरे हुए तो मोदी जी हैं। अगर आप इतने दिन के इतने मजे हुए पत्रकार हैं, आप मुझे बताइए कोई राजनेता ऐसी गलती करता है अगर वो चुनाव जीत रहा होता है? ये हताशा और घबराहट में उठाया गया कदम है। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, कभी आपने देखा है कि कोई राजनेता ऐसे चुनाव के समय में कभी एक मुख्यमंत्री, फिर दूसरे मुख्यमंत्री, फिर एक राष्ट्रीय पार्टी का अकाउंट ही सीज कर दे रहा है कांग्रेस पार्टी का? ऐसे कोई करता है? हमने तो इसलिए नहीं देखा कि ऐसा प्रधानमंत्री हमने देखा ही नहीं। हमने अपने 35 साल के तजुर्बे में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री देखा है। आप सही कह रहे हैं। वो तो हम आज आपसे बात कर रहे हैं, पता चला 3 दिन बाद हमारा यूट्यूब सस्पेंड हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ये भी हमें नहीं पता। अभी 48 घंटे में दो यूट्यूब पर सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है। अभी आप हमसे कभी कभी मजाक में कहते थे ना, चलिए थोड़ा लाइटर मूड में आ जाते हैं, कि देखिए भाई संजय सिंह जी, आप तो सांसद हैं, आपको तो नहीं छुएंगे, हम लोगों पे कार्रवाई कर सकते हैं। आपने देख लिया ना, आपसे पहले मैं गया जेल में। तो जब लड़ना है तो इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। चलिए, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह जी बात करने के लिए। लेकिन यहां मैं अपनी बात करूं, चूंकि आप पर आरोप है ईडी का, ईडी और जो भी सरकार की एजेंसी है उसका आरोप है, तो इसलिए मैं तो अभी उस शराब घोटाले की लिस्ट वाले में आरोपी भी नहीं हूं, तो मेरे जेल जाने की अभी कोई वजह नहीं है। संजय जी, आप पानी पीजिए और उसके बाद पानी पी पी कर कोसिए देश की सत्ता को, प्रधानमंत्री को। और मुझे लगता है जब तक आपको जेल में डालने की कोई वजह भी नहीं है, और आपके देश के लाखों करोड़ों लोग, मैं और ये आपको कोई खुश करने की बात नहीं कर रहा हूं, आपको प्यार करते हैं। क्योंकि इस मुश्किल वक्त में जब कलम अपना काम भूल गई है, उस समय आप बोलने का जज्बा रख रहे हैं, हिम्मत रख रहे हैं, इसलिए लोग आपको प्यार करते हैं। तो बहुत शुक्रिया। आपके खिलाफ कुछ करने से पहले इनको 1000 बार सोचना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। देखिए अभी नीचे कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, देखिए क्या होता है, लोग कितने सेंसिटिव होते हैं। किसी ने लिखा कि आज अजीत अंजुम का सवाल गोदी मीडिया जैसा लग रहा है। तो लोग जो दो तरफ बटे हैं वो चाह रहे हैं कि मतलब सवाल भी ना पूछा जाए, तो दर्शकों को बता दें। मैं चाहता हूं बिल्कुल पूछा जाए, जिससे कि सारी बातें स्पष्ट हो सके, दूध का दूध पानी का पानी हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार अब बात होती रहेगी, चुनाव का मौसम है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह इस बातचीत में शामिल होने के लिए। दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।